नमस्कार। पिछले दिनों एक साथी ने मुझसे सवाल किया कि अगर आप कोरोना को महामारी नहीं मानते हैं, साधारण बीमारी मानते हैं या फ्लू जैसा ही कुछ मानते हैं, तो दुनिया में जो 7.5 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं उनको किस नज़र से देखते हैं। आज इसी बात को थोड़ा सा साफ करूँगा, लेकिन उसके पहले राहत इंदौरी साहब को श्रद्धांजलि ज़रूर देना चाहूँगा। राहत इंदौरी साहब हमारे समय के बहुत बड़े शायर थे, बेबाक शायर थे, हिम्मत वाले शायर थे, सत्ता के खिलाफ बोलते थे, कहीं कुछ अच्छा दिख जाए तो उसका समर्थन भी करते थे। संजोग है कि एक बार मेरी उनसे हल्की सी मुलाकात भर रह गई। मैं कैफ़ी आजमी साहब से मिलने गया था, वहाँ कई और शायर मौजूद थे, राहत इंदौरी साहब भी थे, लेकिन कोई ऐसी परिचय की स्थिति थी नहीं, तो कोई आत्मीय बातें भी नहीं हुई। बहरहाल उनको हम सुनते हुए बड़े हुए हैं और उनके अंदाज पर तालियां बजाते रहे हैं। जिसने भी एक बार राहत साहब को सुना होगा उनका मुरीद ज़रूर हो गया होगा। तो एक ऐसे शायर के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देना अपना कर्तव्य जैसा लगता है, तो आज उनको मैं श्रद्धांजलि देते हुए ये बात शुरू कर रहा हूँ। लेकिन उनको याद करते हुए ये बात भी याद आ रही है कि वे कोरोना पॉजिटिव थे, हृदय की बीमारी थी, कुछ और बीमारियां थी, उनको अस्पताल में भर्ती थे, कोरोना पॉजिटिव मिले, हार्ट अटैक हुआ और उनका देहांत हो गया। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बड़े बड़े लोग जब मौत के मुंह में ऐसे समय में जा रहे हैं तो हमको लगता है कि सचमुच ये बीमारी बहुत बड़ी है। याद रखिए, इसके पिछले साल करीब 2 दर्जन बड़े बड़े लोग मौत के मुंह में गए थे, लेकिन उनको हम कोरोना की नज़र से नहीं देखते। कारण यह है कि तब कोरोना नहीं था। आज अगर उनका निधन हो रहा होता तो हम शायद उनमें से बहुत सारे लोगों को कोरोना की नज़र से देख रहे होते। बहरहाल अब बात ये करते हैं कि वास्तव में यह बीमारी कितनी बड़ी है, महामारी है या साधारण है। मैं कुछ तर्क देता हूँ, कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ, जिनके सहारे आप खुद तय कीजिए कि इस बीमारी की स्थिति क्या है, तस्वीर वास्तव में क्या बनती है, लेकिन हमें तस्वीर दिखाई किस तरह से जा रही है। दुनिया में हर साल जो लोग मौत के शिकार होते हैं अलग अलग बीमारियों से, उनकी संख्या है 5,70,00,000, यानी 6 करोड़ के आसपास। 1.5 लाख हर दिन। सबसे ज़्यादा जिस बीमारी से लोग मरते हैं वह है हृदय रोग। हृदय रोग से हर साल 1.25 करोड़ से कुछ ज़्यादा लोग मौत के शिकार होते हैं। यानी हर दिन का अगर आंकड़ा लगाएं, हर दिन का औसत लगाएं, तो यह बैठता है 50,000 के आसपास। इसके बाद कैंसर से 95 लाख लोग मौत के शिकार होते हैं और हर दिन के आंकड़े के हिसाब से लगभग 27,000 के आसपास, 26,000 से ज़्यादा। श्वसन तंत्र की यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों से करीब 65 लाख लोग हर साल मौत के मुंह में जाते हैं, यानी 18,000 हर दिन। टीबी से हर साल 15 लाख लोग मर जाते हैं, यानी हर दिन 4,000। डायबिटीज़ से हर साल 13,70,000 लोग मरते हैं, यानी 3,400 के आसपास। डायरिया से हर साल 15,70,000 लोग मरते हैं, यानी हर दिन का अगर औसत लगाएं तो 4,300 के आसपास बैठता है। अब इस हिसाब से ज़रा सा आप कोरोना को देखिए। कोरोना में पिछले फरवरी से अब तक जो मौतें हुई हैं उनका अगर आप औसत निकालते हैं तो वह लगभग 4,000 के आसपास बैठता है, 4,000 से कुछ कम, यानी डायरिया के बराबर भी नहीं है। 4,2500 डायरिया में मरते हैं हर दिन और 4,000 से कुछ कम कोरोना में मर रहे हैं हर दिन। किसी दिन 1,000, किसी दिन 3,000, किसी दिन 5,000, किसी दिन 7,000 भी, किसी दिन 10,000 भी और किसी दिन कुछ कम भी। तो इस तरह से जो औसत है वो बन रहा है। मेरा मानना है कि अगले 1 महीने बाद ये औसत 5 या 6,000 का हो सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद ये औसत और घटेगा क्योंकि मौतें घटना शुरू हो गई और हो सकता है साल के अंत तक जाते जाते कोरोना में मौतों का औसत हर दिन का 2,500-3 हज़ार के आसपास बैठे। तो अब आप सोचिए कि तस्वीर क्या बनती है। कोरोना के बगल में एक डायरिया भी उससे भारी दिखाई देता है। हृदय रोग और श्वसन तंत्र की बीमारियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। WHO का कहना है, WHO की रिपोर्ट है कि 2018 में टीबी से पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोग बीमार हुए। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में WHO ही कहता है कि पूरी तरह से ठीक हो सकती है, क्योरेबल है।
जो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, जिसका इलाज मौजूद है, उस बीमारी में 1 करोड़ बीमार होने पर लोग फिर भी 15 लाख हर साल मर जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि स्थिति क्या है। अगर टीबी का इलाज न होता तब सोचिए कि मरने वालों की तादाद कितनी ज़्यादा होती। टीबी की जो भयावहता है उस हिसाब से 1 करोड़ में से शायद 90 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते। और दूसरी तरफ कोरोना का इलाज है ही नहीं। 2 करोड़ से ज़्यादा अब तक संक्रमित मिले हैं और पूरी दुनिया की जांच अभी हुई ही नहीं है। पूरी दुनिया की जांच अगर हो जाए, जो औसत आ रहा है जगह जगह पर संक्रमितों के मिलने का, उस हिसाब से 80 करोड़ से लेकर 1 अरब लोग संक्रमित मिलेंगे अगर एक साथ पूरी जांच कर ली जाए। और ऐसे हाल में इस बीमारी की कोई दवा ही नहीं है, इतने ज़्यादा संक्रमित हैं, फिर भी मरने वाले हैं 7.5 लाख, टीबी की तुलना में आधे से भी कम। तो आप सोचिए क्या स्थिति है। यहीं पर एक बात और कही जाती है कि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा खतरा 70 साल से ऊपर के लोगों को है। बात सही है, खतरा है 70 साल से ऊपर के लोगों का, लेकिन ये खतरा कोई नया नहीं है। आप याद रखिए कि दुनिया में जो करीब 6 करोड़ लोग मरते हैं हर साल, उनमें से 49% यानी आधे लोग, 2.5-3 करोड़ लोग 70 साल से ज़्यादा के उम्र वाले ही होते हैं। मतलब ये है कि अगर कोरोना के बगल में आप हृदय रोग को रखकर देखने लगें तो स्थिति क्या है। 50,000 लोग हर दिन हृदय रोग से मर रहे हैं और कोरोना में 4-5 हज़ार। श्वसन तंत्र की दूसरी बीमारियों से रोज 18,000 लोग मर रहे हैं और कोरोना में 4-5 हज़ार। तो आप समझिए कि स्थिति क्या है। कोरोना से जो हर दिन का औसत है बन रहा है 4-5 हज़ार के आसपास जा रहा है, लेकिन हृदय रोग से इससे कितने गुना ज़्यादा लोग हर दिन मरते हैं। श्वसन तंत्र से इससे कितने ज़्यादा गुना लोग हर दिन मरते हैं। WHO ही कहता है कि सीजनल फ्लू से हर साल दुनिया में 6.5 लाख लोग मर जाते हैं। आप सोचिए, 6.5 लाख लोग सीजनल फ्लू से हर साल दुनिया में मरते हैं और कोरोना से 7.5 लाख। फ़र्क कितना है। और मैं मानता हूं कि कोरोना से अगले कुछ दिन में अगर 12-15 लाख मर जाएं, यहाँ के 20 लाख मर जाएं, 25 लाख में मर जाएं, तो इस रहस्य को भी आपको समझ कर चलना चाहिए कि फ्लू में तो फ्लू से ही मरते हैं, लेकिन कोरोना में जो मरने वाले हैं 99% लोग दूसरी बीमारियों वाले हैं। अगर दूसरी बीमारियों से मौतें इसमें से ज़रा सा किनारे कर दें, छांटना शुरू कर दें, तो कोरोना में जो मौतें हैं उनकी संख्या उतनी ही बनेगी जितना कि सीजनल फ्लू से मरते हैं। और यह जो मैं कह रहा हूँ उसका एक प्रमाण दे रहा हूँ कि इस साल अमेरिका में जो रिपोर्ट आई है सीजनल फ्लू से मरने वालों की, वह रिपोर्ट है 6,500 के आसपास की। यानी 6,500 लोग अमेरिका में सीजनल फ्लू से मौत के शिकार हुए। 2018 में 80,000 लोग मरे थे। पिछले साल 60,000 से कुछ कम, 50,000 से कुछ ज़्यादा, इस तरह का अनुमान था मरने का। यानी अमेरिका में सीजनल फ्लू से कभी 50,000, कभी 60,000, 70,000 और 80,000 तक लोग मरते हैं। 50-60 हज़ार एक औसत है। अचानक इस साल 6,500 लोग क्यों मरे? क्या फ्लू ने अमेरिका पर ख़ास कृपा कर दी कि अचानक वो ख़त्म होना शुरू हो गया? या आप इसका संकेत समझिए कि 6,500 इसमें मरे हैं, तो बाकी के 50,000 कहाँ हैं वो? तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो हैं। तो सीधी सी है कि फ्लू और कोरोना में फ़र्क कितना है। कोरोना में वो शामिल है। इसी तरह से हृदय रोग और दूसरी बीमारियों को जरा सा पहचान करके कोरोना से अलग कर लेंगे तो कोरोना और फ्लू का औसत जो है मरने का वह एक जैसा लगभग आएगा। एक बात मैं काफ़ी समय पहले से लिखता भी रहा हूं और बोलता भी रहा हूं, वो बात यह है कि मैंने कहा था कि इस साल कम से कम हिंदुस्तान में कुल मौतें सारी बीमारियों को मिलाकर जो होंगी उनकी संख्या कम होनी चाहिए। और ये मेरा अनुमान जो था एकदम से, बल्कि उम्मीद से ज़्यादा सही साबित हो रहा है। अभी 2 रिपोर्ट जो दिल्ली की आई है, आप सबकी निगाह पड़ी होगी, आप सबने पढ़ा होगा। पहली रिपोर्ट ये थी कि दिल्ली के नगर निगम ने मौतों का आंकड़ा दिया इस कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं, कुल बीमारियों की, हर तरह के मौतों की। तो
तो वो आंकड़ा ये है कि पिछले साल की तुलना में, पिछले साल इस दौरान जितने लोग मरे थे उसकी तुलना में इस बार 6000 लोग कम मौत के शिकार हुए। और उसके लिए हमारे केजरीवाल साहब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि दिल्ली की व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है, हमारी चिकित्सा व्यवस्था बेहतर है, इस नाते लोग इस बार कम मरे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि चिकित्सा व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी हो गई हो, लेकिन उसका तभी मतलब है जबकि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हों। इस कोरोना काल में आप खुद सोचिए कि कितने लोग अस्पताल जा रहे थे दूसरी बीमारियों के लिए। कोरोना के अलावा तो किसी की देखभाल हो ही नहीं रही थी, यहाँ तक कि अस्पतालों में प्रवेश तक नहीं हो रहा था। तो कौन चिकित्सा सुविधा का फ़ायदा कितना उठा रहा था? असल बात यह है कि लोग सावधान हो गए। बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इस बार शायद अस्पताल में जगह ही ना मिले, तो जो गंभीर बीमारी वाले थे, हृदय रोग वगैरह वाले थे, सब सावधान हुए। कोई काढ़ा पीने लगा, कोई योग करने लगा, कोई हल्दी दूध लेने लगा। तो इस तरह से हुआ ये कि बहुत सारे लोग जिनको इस बार ऊपर का टिकट कटाना था वो शायद बच गए, और हो सकता है 2-4 साल और ज़िंदा रह जाएं। जो ज़्यादा गंभीर थे वही मौत के शिकार हुए। तो इस तरह से मौतें कम हो गई। अब आप सोचिए ज़रा सा कि एक तो हर साल जो मौतें होती हैं वे मौतें होनी ही चाहिए। दूसरा यह है कि कोरोना एक महामारी, इसकी मौतें ऊपर से जुड़ जानी चाहिए। तो मौतों की तादाद तो बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, हाहाकार की स्थिति होनी चाहिए थी। लेकिन उल्टा यह हुआ है कि कुल मौतें 6000 कम हो गई। दूसरी रिपोर्ट यह है कि अस्पतालों में इस बार 70% हृदय रोगी कम पहुँचे हैं, यानी 70% हृदय रोगी कम मिल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस 70% को थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि इनमें से काफ़ी लोग कोरोना की मौतों में दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन बाकी के लोग, सीधी सी बात है कि लोग सावधान हो गए, तो तमाम हृदय रोगी इस समय थोड़े सुरक्षित हैं। तो कुल मौतों की संख्या, जो मेरा अनुमान था, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। पूरे देश का आंकड़ा अगर जुटा लिया जाए तो पता चलेगा कि इस बार मौतें कम हुई हैं ज़्यादा होने के बजाय। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यह दरअसल किसी भी रूप में उतनी मारक बीमारी नहीं है जितना कि इसे प्रचारित किया जा रहा है। सार्स में फैटेलिटी रेट 10% बताया गया, मर्स में 34%, और 29 जनवरी को WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना का जो फैटेलिटी रेट बताया वो था 2%। तो आप खुद समझिए इसकी मारक क्षमता कितनी है। और एक और चीज़ है, मेरा सवाल है कि जब तक इसको महामारी घोषित नहीं किया गया था तब तक 2-3 महीनों में कोरोना बहुत शांत क्यों था? 11 मार्च 2020 को WHO ने जैसे ही इसे महामारी घोषित किया, वैसे ही अचानक मौतों का ग्राफ इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ने लगा? क्या कोरोना इंतज़ार कर रहा था कि भाई WHO तुम इसको महामारी घोषित करो, इसके बाद मैं लोगों को मारना शुरू करूँगा? ये अजीब सी बात है, इसको भी ज़रा समझने की ज़रूरत है। असल में खेल तो डर का है, डरने और डराने का है। इस डरने और डराने के खेल में जाने अनजाने तमाम लोग शामिल हो गए। हमारी सरकार किस तरह से मूर्ख बनी है यह तो एक अलग मुद्दा है। यहाँ हमको सोचने की ज़रूरत है कि हमारे ही पड़ोसी देशों में कितने लोग मरे, नेपाल में कितने लोग मरे हैं, भूटान में तो कोई मरा ही नहीं है, श्रीलंका में कितने लोग मरे हैं, वियतनाम में कितने लोग मरे हैं। आप सोचिए ज़रा सा। तंजानिया ने इस बात को समझ लिया और उसके यहाँ मरना शुरू हुए थे, लेकिन उसने ये खेल समझने के बाद अपना रास्ता बदल लिया और वहाँ केवल 2 दर्जन लोग मौत के शिकार हुए। तो आप ज़रा सा इस बात को समझिए कि जिन देशों ने जांच को ज़ोर शोर से नहीं अपनाया, वहाँ मौतें उसी तरह से हैं जैसे पिछले सालों में होती रही हैं। और जो आंख मूंद कर WHO के हिसाब से चलते रहे, उनकी हालत आज आप देख लीजिए क्या है। दुर्भाग्य ये है कि हम जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए और बड़ा आदमी कोई हो गया तो उसके लिए ढेर सारी संवेदनाएं और शुभकामनाएं और बहादुरी के संदेश कि जैसे वह कोई जंग लड़ रहा है और ठीक होकर आ गया तो जैसे लगता है बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली। अमिताभ बच्चन, उनका पूरा परिवार कोरोना से पॉजिटिव हुआ। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं थी, हल्की सी परेशानियां थीं, लेकिन अस्पताल में जाकर भर्ती हुए। उस अस्पताल में जिसके वे खुद शेयर होल्डर हैं, और इसके बाद निकलते हैं तो जितनी तारीफ के पुल बांधे उन्होंने अस्पताल के, वह आश्चर्य में डालने वाला है।
तो समझिए इस बात को। यहाँ पर मैं रेखा जैसी अभिनेत्री को ज़रूर शाबाशी दूंगा कि कम से कम फिल्मी दुनिया में एक शेरनी निकली। रेखा के घर पर बीएमसी के लोग पहुँचे तो रेखा ने साफ मना कर दिया कि मुझे टेस्ट नहीं कराना है। उन्होंने कहा कि मैं घर में हूँ, मैं किसी से मिली नहीं हूँ उस तरह से, मुझे कोई ऐसी आशंका नहीं है, मैं अपने घर में क्वारंटाइन हूँ, कोई मुझे परेशानी नहीं है, मुझे टेस्ट नहीं कराना फ़िलहाल। ये सारा खेल डर का और प्रचार प्रसार का है। एक केवल आप टीबी का उदाहरण ले लीजिए, जितनी खतरनाक बीमारी ये मानी जाती रही है, अगर इसका सिर्फ थोड़ी देर के लिए नाम बदल दिया जाए और ये कहा जाए कि एक ऐसी बीमारी फैली हुई है जिसमें फेफड़ों को इस तरह से नुकसान हो सकता है, इतने बड़े इसके खतरे हैं, हर दिन इतने लोग मर रहे हैं, 4000 लोग हर दिन मर रहे हैं, ये आंकड़े दिए जाने लगें और बताया ना जाए कि यह टीबी है, तो सोचिए कि स्थिति क्या बनती है। हम टीबी को देखते समझते आ रहे हैं, उसके साथ जीते आ रहे हैं, इसलिए वह बड़ा खतरा हमको नहीं दिखाई देता। और कोरोना नई बीमारी के नाम पर इसका खतरा बड़ा दिखाई देता है। यह बात समझने की है। और इस पूरे कोरोना के मामले में सबसे खराब भूमिका मीडिया की है। मैं मीडिया से हूँ, इस नाते मीडिया की मूर्खता, धूर्तता और कारपोरेट गुलामी तीनों को बहुत नज़दीक से देखता रहा हूँ। आप सोचिए ज़रा सा कि कोई छोटा सा मुद्दा भी होता है तो उसके समर्थन और विरोध में दोनों तरह से बहसों का दौर चल जाता है। कोई छोटा सा मुद्दा देश में आता है तो उसके लिए बड़ी बड़ी बहसें होती हैं, लेकिन एक कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में इस पर सवालिया निशान कहीं से कोई मीडिया वाला नहीं लगा रहा है। कोई बहस नहीं इस पर, सिर्फ डरने और डराने का खेल चल रहा है। एक तरफ किसी अस्पताल में बिल्कुल फ्रॉड खबर चलती है कि 3 कोरोना के मरीजों को एड्स की दवा देकर ठीक कर दिया गया, और यह खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है और खबर गलत है, उस पर सवाल भी पैदा नहीं किए जाते, बाद में वो गलत साबित होती है। लेकिन वहीं पर सबूतों के साथ कुछ लोग सामने आकर कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैंने 5000 से ज़्यादा लोगों को नेचुरोपैथी से ठीक किया है, कोरोना के लक्षण वाले लोगों को और कोरोना वालों को। कोई जो है कह रहा है, मेरे जैसा व्यक्ति कह रहा है कि मैंने 250 से ज़्यादा लोगों को पिछले 2 महीने में ठीक किया है और 3-4 दिन में ठीक किया है। कुछ ऐसे थे जो वेंटिलेटर की स्थिति वाले थे, और मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था कि वेंटिलेटर की स्थिति में आप जानते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर होती है और व्यक्ति को बचाना मुश्किल है। वेंटिलेटर पर जाने के बाद 4, 5 या 6 लोग अगर वापस आ जाते हैं तो राम भरोसे वापस आते हैं, किसी दवा के भरोसे नहीं। तो जब आप वेंटिलेटर की स्थिति में बचाने की स्थिति में ही नहीं हैं, तो कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति जो कह रहा है कि होम्योपैथी चूंकि लाक्षणिक पद्धति है और बीमारी जब गंभीर हो जाती है तो उसमें लक्षण साफ साफ पता चलने लगते हैं, तो वेंटिलेटर की स्थितियों में भी 50-60 लोगों को बाहर लाया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। और मैं यह एक औसत कह रहा हूँ, लक्षण और साफ मिले तो हो सकता है 70-80 लोगों को वेंटिलेटर से वापस लाया जा सके। और मैं कह रहा हूँ कि सामने से आप खुद करके देख लीजिए तो दिक्कत क्या है। जिस मरीज को आप बचा नहीं सकते हैं, उसके बचने की कोई संभावना कहीं व्यक्त कर रहा है, तो उसको अंदाजने में क्या दिक्कत है। इसका मतलब यह है कि जान बचाने की चिंता से ज़्यादा चिंता किसी और चीज़ की है। असल में डरने डराने के नए नए तरह के खेल हो रहे हैं। जाने अनजाने हमारी सरकार भी लोगों को डराने में लगी हुई है। दुनिया में जिन देशों में बहुत कम लोग मरे हैं, या जो देश WHO के हिसाब से बहुत ज़्यादा उसके नियम कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं, जहां लोग मौत के शिकार नहीं हो रहे हैं, वहां फार्मा कंपनियों की चिंता ये हो गई है कि आखिर लोग वहां क्यों नहीं मर रहे हैं। उन देशों में आंकड़े बढ़ाने के नए नए तरीके आजमाए जाने शुरू हो गए। तो आप सोचिए कि स्थिति क्या है। कुछ नहीं, आसान सा तरीका है, और मीडिया अगर ज़रा भी ईमानदार है तो केवल इतना भर कर दे कि रोज़ रोज़ कोरोना के आंकड़ों के साथ 2-3 और गंभीर बीमारियों के भी आंकड़े देना शुरू कर दे। कोरोना के आंकड़े एक तरफ दे, कितने लोग मर रहे हैं, टीबी के आंकड़े दे दे, डायरिया के ही दे दे, हृदय रोग का दे दे, श्वसन तंत्र की दूसरी बीमारियों से दे दे, तो सोचिए कि स्थिति क्या बनेगी। डॉक्टरों की मौतों पर काफ़ी हंगामा मचा है।
कि लगभग 200 डॉक्टर कोरोना की वजह से मौत के शिकार हो गए। डॉक्टरों के समूह प्रधानमंत्री से मिलने की बातें कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक रहस्य है जो मैं यहाँ करने के बजाय किसी और वीडियो में करूँगा। आज बस इतनी सी बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।